फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर से, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। ओके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नंदन कानन जू इज़ नोन फॉर। नंदन कानन जू किसके लिए जाना जाता है? हिप्पो के लिए, नीलगिरी ताहर के लिए, वाइट टाइगर के लिए या वेल के लिए? तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो होगा वाइट टाइगर। साइड में जो फिगर लगी हुई है वाइट टाइगर की है, और इस वाइट टाइगर के लिए ये फेमस है। नंदन कानन जू फेमस है वाइट टाइगर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल ऑफ WWF। WWF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहले इसका नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नाइनटीन 1987 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसका पहले नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था और इसका नाम चेंज कर दिया गया, और आज के समय पे इसका जो नेम है वो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। ओके, तो इसका सिंबल पूछा है। इसका सिंबल है जाइंट पांडा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो फिगर आपको दिख रही है, दिस इज द सिंबल ऑफ WWF। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ लेटिस निलोटिकस लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ। लेटिस निलोटिकस नाम की जो फिश है, इस फिश के इंट्रोडक्शन की वजह से किस स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन हो गया? ये जो फिश आपको दिख रही है, दिस इज लेटिस निलोटिकस। इसको वाटर बॉडीज़ में डालने के बाद सिस्लिट फिश जो थी, सिक्लिट फिश, ये सिक्लिट फिश का एक्सटिंक्शन हुआ था, और ये एक स्पीशीज़ है सिक्लिट फिश की। छोटी छोटी फिशेस होती है, काफ़ी कलर अट्रैक्टिव कलर से की होती हैं ये। तो ये जो सिक्लिट फिश जो हैं, इनका एक्सटिंक्शन देखा गया वाटर बॉडीज़ में ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ लेटिस निलोटिकस। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया सिक्लिट फिश। नेक्स्ट है, वन हॉर्न राइनोसोरस। वन हॉर्न राइनोसोरस इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। इनमें से किस में वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं? स्पेसिफिक किसके लिए हैं? तो वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं काजीरंगा में। ये है वन हॉर्न राइनोसोरस, और वन हॉर्न राइनोसोरस फेमस है, मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जिसको कि सेंचुरी भी बोला जाता है, और इसको 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज भी अनाउंस किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, तो इसमें वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं, मतलब इसके लिए फेमस है। ऐसा नहीं है, इसमें टाइगर भी मिल जाते हैं, टाइगर भी हैं इसमें, और टाइगर की हाई डेंसिटी इसमें पाई जाती है, लेकिन वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ये फेमस है। लोकेटेड है ये असम में। 1908 में इसका फॉर्मेशन हुआ, मतलब इस्टेब्लिश इसको किया गया 1908 में। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन होगा काजीरंगा सेंचुरी या नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, क्रायो प्रिजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म एट वेरी लो टेम्परेचर। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करना बहुत कम टेम्परेचर पे, लेकिन वो टेम्परेचर अराउंड कितना होगा? वो टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस अराउंड। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम टू द फेमस मस्क डियर और हंगूल। मस्क डियर या हंगूल के लिए कौन सा नेशनल पार्क होम है? तो इसका ये मस्क डियर है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डाचीगम नेशनल पार्क। ये जो डाचीगम नेशनल पार्क है, ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, और ये फेमस मस्क डियर का होम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग सेम हैबिटेट और कम्युनिटी। सेम हैबिटेट या कम्युनिटी शेयर करने वाली डाइवर्सिटी को क्या बोला जाता है? जैसे कि एक कम्युनिटी है, इसमें जितनी भी डाइवर्सिटी होगी वो डाइवर्सिटी अल्फ़ा डाइवर्सिटी कहलाएगी। दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में बीटा डाइवर्सिटी, और वैरायटी ऑफ कम्युनिटी के बीच में गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अल्फ़ा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है, अर्थ समिट। फर्स्ट अर्थ समिट फॉर CBD। CBD मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फुल फॉर्म आप लोगों को याद होनी चाहिए।
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे पहला अर्थ समिट कब हुआ था? वॉज हेल्ड एट पूछा है, मतलब कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो है, वहाँ पर अर्थ समिट हुआ था 1992 में फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जिसमें सारी नेशंस को बुलाया गया था और उनसे अप्रोप्रिएट मेजर लिए गए थे कि कंजर्व करना है आपको बायोडाइवर्सिटी को और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन भी उसका करना है उसकी ही बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इनको प्रिजर्व करके रखना या ये कह सकते हो कि आगे के समय के लिए बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है, 1992 में हुआ था फर्स्ट अर्थ समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कोई भी हॉटस्पॉट होता है तो वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, मतलब उसमें उसके क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं? हाई एंडेमिसिटी एंड हाई थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, लो एंडेमिसिटी एंड हाई थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, हाई एंडेमिसिटी एंड लो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, या लो एंडेमिसिटी एंड लो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इतना याद रखें कि किसी भी जगह को अगर हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है या अनाउंस किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि एंडेमिसिटी कितनी ज़्यादा है। एंडेमिसिटी अगर बहुत ज़्यादा है और हाई थ्रेट भी है एक्सटिंक्शन का, तो उस जगह को हॉटस्पॉट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लैमिंगोज इन इंडिया। इंडिया में फ्लैमिंगोज के लिए इनमें से कौन सा ब्रीडिंग प्लेस है? तो फ्लैमिंगोज का ब्रीडिंग प्लेस ये है फ्लैमिंगोज का ब्रीडिंग प्लेस है रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है, सॉल्ट मार्श एरिया है, तो गुजरात में ये लोकेटेड है, रन ऑफ कच्छ। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ex-situ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट। थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स का ex-situ कंजर्वेशन से इनमें से कौन सा रिलेटेड है जिसमें ex-situ कंजर्वेशन किया जाता है एनिमल्स और प्लांट्स का, थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स का, दोनों का ही? वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अमेजन रेन फॉरेस्ट या हिमालयन रीजन, इनमें से कौन सा है? तो देखिए ये सब नेचुरल है, इसका जो आंसर होगा वो होगा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। ex-situ कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी एनिमल या प्लांट को उसके नेचुरल हैबिटेट के एक्सप्लॉयटेशन हो जाने की वजह से या वहाँ से निकालने के बाद कहीं बाहर आप प्रिजर्व करके रख रहे हो, उसको वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो इन तीनों में से किसी में नहीं होता, वो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में किया जाता है। प्लांट्स और एनिमल, जो भी थ्रेटेंड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको बिल्कुल वैसी ही कंडीशन दी जाती है जैसे कि उसके नेचुरल हैबिटेट में होती है। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चरल क्रॉप इज थ्रेटेंड बाय। एग्रीकल्चर क्रॉप में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी वो किसके द्वारा थ्रेटेंड हुई, किसकी वजह से थ्रेटेंड हो सकती है? हाई यील्डिंग वैरायटी के इंट्रोडक्शन की वजह से, इंटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स की वजह से, या एक्सटेंसिव इंटरक्रॉपिंग की वजह से, या इंटेंसिव यूज़ ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स की वजह से। तो इनमें से ये एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाले या ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल ये सभी हो सकते हैं, इनसे हेल्दी नहीं मिलेगी क्रॉप जो है। लेकिन इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसका कहना है कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के इंट्रोडक्शन। तो देखो हाई यील्डिंग वेराइटी के इंट्रोडक्शन जब होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्रीकल्चर क्रॉप की लो हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को ही आगे की तरफ प्रमोट करेंगे। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर क्रॉप में थ्रेटेंड होती है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ HYV सीड का यूज़ किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द रीजन बिहाइंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी कैन बी ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज विच इंक्लूड। रीजन बिहाइंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो रीजन्स हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उन कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज है? तो ये याद रखें 3 कैटेगरी है मेन।
एक तो नैरो यूटिलिटेरियन, ठीक है, दूसरा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल। ये तीनों ही रीज़न हो सकते हैं, होते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों हैं, तो मतलब ऑल अबव इज़ द आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेज रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज इज। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पीशीज़ की रेड लिस्ट पब्लिश करता है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो IUCN है, IUCN ऑर्गेनाइजेशन रेड लिस्ट स्पीशीज़ की बनाता है और रेड डाटा बुक भी यही प्रिपेयर करता है, जिसमें थ्रेटेंड स्पीशीज़, वल्नरेबल स्पीशीज़, हाईली थ्रेटेंड स्पीशीज़, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, ये सारी स्पीशीज़ की लिस्ट इसमें होती है। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा IUCN। नेक्स्ट है वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स। इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स की एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इनमें से आपको बतानी है कोई भी एक। तो पोडोफाइलम, ओसिमम, गार्लिक और एमेंटोटेक्सस। ओसिमम तुलसी को बोला जाता है और हमें सबको पता है कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पोडोफिलम। पोडोफिलम, ये जो फिगर दिख रही है आपको, ये पोडोफिलम की है और पोडोफिलम का यूज़ किया जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जो वार्ड्स होते हैं उन वार्ड्स के ट्रीटमेंट में, या कैंसरस लेजन्स हो जाते हैं माउथ में या टंग में, तो उसके ट्रीटमेंट में, मतलब स्किन पे इसको अप्लाई किया जाता है। स्किन वार्ड्स अगर होते हैं तो वहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है एज अ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम ग्लोबल डाइवर्सिटी। इनमें से मैक्सिमम ग्लोबल डाइवर्सिटी किसकी है? एंजियोस्पर्म, एल्गी, फंजाई, मोसेस। ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म की सबसे ज़्यादा ग्लोबल डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या डिस्क्राइब किया, वही यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा ही डिस्क्राइब किया गया है और ये स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप शो करता है। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप मतलब स्पीशीज़ का रिलेशन अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, जो कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा डाइवर्सिटी इज बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंटेड। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं कि अल्फा डाइवर्सिटी एक वो ऐसी डाइवर्सिटी है जो कि किस में प्रेजेंट होती है? विद इन कम्युनिटी, बिटवीन कम्युनिटी, रेंजेस ऑफ कम्युनिटी या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा विद इन कम्युनिटी। और बिटवीन कम्युनिटीज बीटा डाइवर्सिटी और रेंजेस ऑफ कम्युनिटी गामा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है हु कन्फर्म कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीशीज। किसने कहा कि जिस कम्युनिटी में ज़्यादा स्पीशीज होंगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन दोज ऑफ लेस स्पीशीज, उस कम्युनिटी से जिसमें कि कम स्पीशीज हैं। तो ऐसा बोला था डेविड टिलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन टू लेंटेना, इकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश। लेंटेना, इकॉर्निया, अफ्रीकन कैटफिश, इन सब के बीच में कॉमन क्या है? ऑल आर एंडेंजर्ड, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इनमें से कोई भी एंडेंजर्ड नहीं है। कीस्टोन स्पीशीज, मैमल्स तीनों ही हैं, तो हम लोगों को दिख ही रहा है कि ये तो प्लांट्स भी हैं। इसमें ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये मैं बता देती हूँ, ये लेंटेना का है, दिस इज इकॉर्निया और दिस इज अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो यही होगा कि ऑल स्पीशीज़ आर नाइदर थ्रेटेंड, ना तो इनमें से कोई भी स्पीशीज़ थ्रेटेंड है, ठीक है, कोई भी स्पीशीज़ ऐसी नहीं है जो कि ख़त्म होने वाली है, और ना ही ये इंडिजीनस स्पीशीज़ है, ये सब एक्जॉटिक स्पीशीज़ है, बाहर से आई हुई स्पीशीज़ हैं, एलियन स्पीशीज़ हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू। नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड की जाती है? फ्लोरा फौना को, पूरे इकोसिस्टम को, या सिर्फ फ्लोना को या फौना को? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एनिमल्स हों या प्लांट हों दोनों को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है नेशनल पार्क्स में। तो इसका आंसर होगा फ्लोरा एंड फौना। मैप प्रोग्राम्ड मीन्स, मैप प्रोग्राम का क्या मतलब है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम, मैनुअली एडेड बायोस्फीयर कंजर्वेशन प्रोग्राम, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम।
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसका राइट ऑप्शन होगा। ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम था जो कि स्टार्ट किया गया था 1971 में यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1971 में। और इसका जो एम था वो ये था कि जितने भी लोग हैं और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, इन दोनों के बीच में साइंटिफिक रिलेशन में इम्प्रूवमेंट करना था, ये इनका एम था। तो ये जो था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है द टर्म बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया। तो ये सबसे पहले यूज़ किया गया था एडवर्ड विल्सन के द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किस कंट्री के पास है। तो ऑब्वियसली ब्राज़ील। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुडे इज़, बायोडाइवर्सिटी के लॉस में, बायोडाइवर्सिटी जो ख़त्म हो रही है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न आज के समय क्या है। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बायोडाइवर्सिटी के लॉस के 4 रीज़न हैं जिनको कि एविल क्वाड्रेट बोला जाता है, एविल क्वाड्रेट। और ये जो आपको 4 रीज़न दिख रहे हैं यही है एविल क्वाड्रेट। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का, एलियन स्पीशीज इन्वेजन की वजह से भी और को एक्सटिंक्शन की वजह से भी। लेकिन इसमें पूछा गया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होगा फर्स्ट वाला, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो इसका आंसर है फर्स्ट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। द टर्म एविल क्वाड्रेट इज रिलेटेड विद 4 मेजर कॉजेज ऑफ, अभी हमने पढ़ा कि एविल क्वाड्रेट किसके मेजर कॉजेज हैं, ऑब्वियसली लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। तो फॉरेस्ट लॉस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एयर पॉपुलेशन नहीं, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी थी। ये हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस में जो स्पीशीज़ थी उन स्पीशीज़ को कंपेयर किया गया था एरोप्लेन के जो राइवेट होते हैं उनसे, पेच वगैरह जो होते हैं उनसे कंपेयर किया गया था। और ये हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई थी, ये हाइपोथेसिस दी गई थी पॉल एनरिच के द्वारा ये हाइपोथेसिस दी गई थी जिसको नाम दिया गया था राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें बोला गया कि वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 दिसंबर। ये सारे क्वेश्चन इतने भी हैं ये सब लर्न करने वाले क्वेश्चन हैं, डेट वगैरह वाले जो हैं इनमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड समिट डे ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन, सेम हेयर भी यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ल्ड समिट डे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहाँ हुआ था। तो वर्ल्ड समिट डे साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। ये 2002 में हुआ था, 2002 में। इसमें 190 कंट्रीज़ को बुलाया गया था और उनसे प्लेज दिलवाया गया था कि वो 2010 तक अपना अचीवमेंट पूरा करेंगे। उनका अचीवमेंट क्या था, वो उनका कहना था कि एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन होना चाहिए जो आज के समय पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे है, चाहे वो रीजनल लेवल पे है या लोकल लेवल पे है। इस लॉस में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाना चाहिए 2010 तक। इसके लिए प्लेज दिलवाया गया था 190 कंट्रीज़ को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2002 में। इसको बोला गया वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये भी लर्न करने वाले क्वेश्चंस ही हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। पहली चीज़ तो आप लोगों को ये याद रखनी है, उत्तराखंड में है। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है
कि इंडिया का ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट नेशनल पार्क है तो ओल्डेस्ट भी होगा, ठीक है। इसका ओल्ड नेम क्या था? जब ये नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया था तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, ठीक है। इसमें रखा क्या जाता है? ये एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर के लिए है, उनके प्रोटेक्शन के लिए। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में, 1936 में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, बनाया गया। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क में भी टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व उसको भी 1973 में बोल दिया गया था, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जून 1955 में। इसमें बारहसिंगा, इंडियन लेपर्ड, ये सब पाए जाते हैं और उनको कंजर्व किया जाता है। इसके बाद काजीरंगा तो आप लोग को पता ही, अभी इससे पहले मैंने बता ही दिया कि 1 हॉर्न राइनोसेरोस के लिए है, असम में है। गिर नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये जो गिर नेशनल पार्क है ये गुजरात में है, जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात, ठीक है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही हैं। एशियाटिक लाइन के लिए है, एशियाटिक लाइन के लिए है। 1965 में ये बना था, 1965 में ये बना था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इनके बारे में पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अगर ये एमसीक्यू आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।